दिस इज़ काजल ब्याउत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसी प्रकार हम लेसन 7 के अंतर्गत वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीव जंतुओं पे मौसम का या उनके अनुकूलन की स्थिति का या वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में। डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट you were asked to pack when you were heading for a hill station? जैसे कि आप कभी हिल स्टेशन की तरफ जाते हैं तो क्या आपको ऐसा याद है कि आप जब सामान पैक कर रहे थे तो वहाँ पे कैसा हेडिंग लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में कोई आपको जानकारी है? When the sky is cloudy, your parents insist दैट यू कैरी एन अम्ब्रेला। जब आकाश में बादल छाए रहते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि हमको छाता लेके जाना चाहिए। हैव यू हियर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वेदर बिफोर प्लानिंग ए फैमिली फंक्शन? किसी भी फैमिली फंक्शन के बारे में आयोजन करने से पहले आपने कभी अपने से बड़ों को डिस्कस करते हुए देखा है कि मौसम कैसा है? यू मस्ट हैव ऑल्सो हियर्ड द एक्सपर्ट्स डिस्कसिंग द वेदर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ ए गेम। यानी आप इसके पहले बहुत सारे जो विशेषज्ञ होंगे इनके बारे में भी डिस्कस करता हुआ जो वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं, ये सुना होगा कि ये कैसे स्टार्ट हो गया या कब स्टार्ट होने वाला है या मौसम की स्थिति क्या है। हैव यू एवर वंडर्ड वाई? ऐसा क्यों होता है? क्या आप कभी चकित हुए इसको सोच के? The weather may have a profound effect on the game. जो मौसम का प्रभाव पड़ता है वो एक बहुत ही गहरा असर डालता है। जब जैसे कि प्लेग्राउंड में कोई खेल होने वाला हो, क्रिकेट होने वाला हो, फुटबॉल होने वाला हो, तो उसको क्या करता है, इफ़ेक्ट कर देता है, क्योंकि घास वो पूरा गीला हो जाता है जिसमें खिलाड़ी को खेलने में प्रॉब्लम होता है। Many of our daily activities are planned based on weather predicted for that day. इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनका आयोजन करने से पहले हम मौसम की जानकारी लेना बेहतर समझते हैं। There are daily reports of the weather on the television, radio and in the newspaper. हम वेदर के बारे में टेलीविज़न पे भी न्यूज़ देखते हैं या बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं मौसम के बारे में जिसको रेडियो पे भी हम सुनते हैं या न्यूज़पेपर के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं। बट डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज? क्या आप जानते हैं कि सही में मौसम क्या है या मौसम की स्थिति क्या रहती है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस चैप्टर के अंतर्गत हम वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। वी विल ऑल्सो सी हाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर एडॉप्ट टू द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिटेट। हम इसके अलावा जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि उनके लाइफ में उनके आवास के अकॉर्डिंग कौन सा क्लाइमेट उनके लिए अनुकूल होता है, किस वातावरण के लिए वो खुद को अनुकूल महसूस करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। वेदर अर्थात मौसम। इन फिगर 7.1 ए सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फॉर्म ए न्यूज़पेपर इज बिगिन। 7.1 में एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है मौसम के बारे में। We find that the daily weather report carries information about the temperature, humidity and rainfall during the past 24 hours. इस रिपोर्ट में डेली वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मौसम का तापमान कितना है, वायु में आर्द्रता कितनी है, या बारिश कहाँ होने वाला है, या पिछले 24 घंटे की स्थिति क्या थी, या अगले 24 घंटे की स्थिति क्या होने वाली है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द वेदर फॉर द डे, और उस दिन के मौसम के बारे में भी ये हमको जानकारी प्रदान करता है, यानी भविष्यवाणी हम इसको बोल सकते हैं। ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज़ ए मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर। ह्यूमिडिटी जिसको हम बोलते हैं आर्द्रता और वायु में जो नमी होती है, इसको मापने का एक मापक है जिसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट। बूझो बोलता है कि मैं ये आश्चर्य हूँ सोच के कि ये इस रिपोर्ट को निर्माण करने का या तैयार करने का काम कौन करता है। द वेदर रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट।
तो जो मौसम का रिपोर्ट होता है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू बनता है। अब मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हम क्या बोलेंगे, यानी जो अंतरिक्ष विज्ञान विभाग होता है उसके माध्यम से तैयार किया जाता है, जो कि सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। दिस डिपार्टमेंट कलेक्ट्स डाटा ऑन टेम्परेचर, वाइंड एक्सेट्रा एंड मेक्स द वेदर प्रेडिक्शन। इस डिपार्टमेंट के द्वारा टेम्परेचर का डाटा और वायु का डाटा संग्रहित किया जाता है और इसको मौसम की भविष्यवाणी के तहत प्रकाशित किया जाता है। एक्टिविटी 7.1, जैसे कि यहाँ पे जो पेपर दिया गया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सैंपल ऑफ वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, सनसेट कब होने वाला है, या सनराइज, मून सेट या मून राइज, सब यहाँ पे दिया गया है। कट आउट द वेदर रिपोर्ट्स ऑफ द लास्ट वीक फ्रॉम एनी न्यूज़पेपर। आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है कि आप एक न्यूज़पेपर लीजिए और लास्ट वीक क्या वेदर का रिपोर्ट रहा उसको कट कीजिए। इफ़ यू डोंट गेट ए न्यूज़पेपर एट होम, बोरो फ्रॉम योर नेबर्स और फ्रेंड्स एंड कॉपी दिस रिपोर्ट्स इन योर नोटबुक। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो आप किसी पड़ोसी या दोस्त के माध्यम से न्यूज़पेपर लेके और उसके रिपोर्ट को कॉपी करके आप नोटबुक में लिख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कलेक्ट वेदर रिपोर्ट्स फ्रॉम ए लाइब्रेरी, या इसके अलावा आप लाइब्रेरी के थ्रू भी वेदर रिपोर्ट संग्रहित कर सकते हैं। पेस्ट ऑल द कटआउट्स ऑन ए वाइट शीट और ऑन ए चार्ट पेपर। और एक चार्ट पेपर या वाइट शीट आप लीजिए और उस सारे कट को लगाइए। नाउ रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेदर रिपोर्ट कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 7.1। द फर्स्ट रो इज जस्ट ए सैम्पल। 7.1 में जो फर्स्ट रो में दिया गया था वो आपको एक सैंपल के रूप में दिया गया था। जो आपने जो सूचना संग्रहित किया, रिकॉर्ड किया, उसको भी आप अपने चैट में शामिल कीजिए। फिल ऑल द कॉलम्स अकॉर्डिंग टू द डाटा इन द चार्ट दैट यू हैव प्रिपेयर्ड। और सारे डेटा को जो आपने प्रिपेयर किया था उसके अकॉर्डिंग इस डेटा को भरने का प्रयास कीजिए जो 7.1 में दिया गया था। कि डेट यहाँ पे है 23/8/2006, यानी आप यहाँ पे इस तिथि को लिख सकते हैं या आप आज का डेट डाल सकते हैं। रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल द रेन गेज। रेनफॉल यानी वर्षा मापक यंत्र है जिसको मापने के लिए एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेन गेज। इट इज़ बेसिकली ए मेजरिंग सिलेंडर विथ ए फ्यूनल ऑन टॉप ऑफ कलेक्ट रेन वाटर। ये सामान्य रूप से जैसे कि हम सिलेंडर को मापने का काम करते हैं एक फ्यूनल के माध्यम से, ठीक उसी प्रकार रेनफॉल को मापने के लिए भी हम रेन गेज का इस्तेमाल करते हैं। डू ऑल द 7 डेज हैव द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। जो आपने 7.1 में टेम्परेचर मापा, क्या वो जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर पाया आपने, तो क्या सातों दिन सेम था? ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, और रेनफॉल की भी स्थिति और ह्यूमिडिटी की भी स्थिति। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड में बी द सेम फॉर द सम ऑफ द डेज। कुछ दिनों का रिकॉर्ड मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, या कभी कभी सेम की स्थिति हो सकती है। हाउएवर ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट द सेम ऑफ एनी 2 डेज। सारा पैरामीटर एक दूसरे के समान नहीं हो सकता। ओवर ए वीक देयर मे बी कंसिडरेबल वेरिएशन। कभी कभी वीक में ये भी हो सकता है कि बहुत ही अलगाव की स्थिति आ जाए, यानी ऊपर वाला जो मौसम का तापमान है वो अलग हो और दूसरे दिन का तापमान अलग हो। द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट ए प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, वाइंड स्पीड एक्सेट्रा इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस। यानी जो दैनंदिन स्थिति होती है वातावरण वायुमंडल का, जो किसी स्थान से रिलेटेड, यानी किसी भी स्थान का जो वायुमंडल का प्रतिदिन का स्थिति होता है आर्द्रता के सापेक्ष में या तापमान के सापेक्ष में या रेनफॉल के सापेक्ष में या वाइंड के सापेक्ष में या उसका चाल क्या है, तो उस प्लेस का उसको मौसम बोलते हैं। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द वेदर। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और भी अदर जो कारक हैं उसको हम बोलते हैं वेदर का कारक, यानी मौसम के एलिमेंट्स। द वेदर ऑफ ए प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। यानी जो वेदर है किसी भी प्लेस का वो प्रतिदिन चेंज होता है या वीक के बाद भी चेंज हो सकता है। दैट इज़ वाई वी ऑफ्टन से टुडेज। इसीलिए हम ये कहते हैं
कि आज बहुत ही आर्द्र मौसम है, और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक, और लास्ट वीक थोड़ा मौसम बहुत ही गर्म था। द वेदर इज़ सच ए कम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये जो मौसम का जो प्रक्रिया एक बहुत ही जटिल घटना है, जो समय के छोटे छोटे अवधि पे ये चेंज होते रहता है। इट कैन हैपन समटाइम्स दैट इट सनी इन द मॉर्निंग, जब कब ये ऐसा भी कभी स्थिति आता है कि सुबह में सनी का स्थिति आ जाता है, बट सडनली क्लाउड्स अपीयर फ्रॉम नाउ वेयर एंड इट स्टार्ट्स रैनिंग हैविली। कभी कभी हम देखते हैं कि सुबह में सूर्य का किरण आया और अचानक बादल घेरा और बारिश होना स्टार्ट हो गया, और ए हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ मिनट्स एंड गिव अवे ब्राइट सनशाइन। और कुछ देर में वो जो भारी वर्षा हो रही थी वो चला गया, और फिर चमकीला सूर्य का किरण फिर से प्रकाशित हो गया। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंसेस। आप इस प्रकार के कुछ एक्सपीरियंस देखे होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इस प्रकार के एक्सपीरियंस को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। सिंस वेदर इज ए सच कम्प्लेक्स फेनोमेनन, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि वेदर एक जटिल घटना है। इट इज़ नॉट ईजी टू प्रेडिक्ट। इसके भविष्यवाणी को हम आसानी से ये नहीं बता सकते हैं कि आज मौसम की स्थिति क्या रहेगी, और जो भविष्यवाणी करते हैं हम वो ज़रूरी नहीं है कि सत्य हो जाए। लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज द मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग 3 अगस्त 2006 टू 9 अगस्त 2006 एट शिलोंग मेघालय। यहाँ पे बोल रहा है कि आप मैक्सिमम टेम्परेचर जो आपने रिकॉर्ड किया था 3 अगस्त 2006 से लेके 9 अगस्त 2006 मेघालय शिलोंग, उसको आप टेबल फिगर 7.2 में देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 को कितना था तो 26 डिग्री सेल्सियस, और 7 को कितना था तो 25.5 डिग्री सेल्सियस, यानी थोड़ा सा अंतर। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every day. इस प्रकार ये क्लियर है, यानी वेदर के रिपोर्ट से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो अधिकतम और निम्नतम ताप है वो प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। डू यू नो हाउ दिस टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड? क्या आप जानते हैं कि इन टेम्परेचर को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? इन चैप्टर 4 यू हैव लर्न that there are special thermometers for this purpose called maximum and minimum thermometers। जैसा कि हमने लेसन 4 के अंतर्गत पढ़ा था कि एक स्पेशल थर्मामीटर का इस्तेमाल हम करते हैं इस उद्देश्य के लिए, जिसको हम बोलते हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। कैन यू गेस व्हेन ड्यूरिंग द डे वी हैव द मैक्सिमम थर्मामीटर एंड व्हेन द मिनिमम? क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि दिन के समय में कब हम मैक्सिमम थर्मामीटर का यूज़ करेंगे और कब मिनिमम थर्मामीटर का यूज़ करेंगे? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे ऑक्यूर्स जनरली इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर ऑक्यूर्स जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग। यानी जो मैक्सिमम थर्मामीटर का यूज़ होगा वो जाहिर सी बात है कि आफ्टरनून में सनलाइट बहुत ही ज़्यादा रहता है तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मिनिमम थर्मामीटर का यूज़ कब आता है तो हम सुबह का समय लेंगे। कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई इन समर वी फील सो माइजरेबल इन द आफ्टरनून एंड कंपेरेटिवली कंफर्टेबल अर्ली इन द मॉर्निंग? क्या आप इससे समझ सकते हैं कि हम गर्मी में आफ्टरनून टाइम यानी दोपहर के समय बहुत ही ज़्यादा गर्मी क्यों महसूस करते हैं? उसके तुलना में अगर देखें तो हमको सुबह में बहुत ही आरामदायक महसूस होता है। बुझो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है, आई वंडर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली। यानी मैं ये चकित हूँ कि मौसम क्यों बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस? पहली बोलती है कि जो सोर्स ऑफ वेदर है किसी भी प्लेस का वो क्या है। ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय द सन। जितना भी वेदर में चेंजेज आता है वो सन के माध्यम से होता है। द सन इज़ ए ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेज एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। सन एक बहुत ही गर्म गैस का गोला है जिसका तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम अस इज़ वेरी लार्ज। और सूर्य से पृथ्वी की दूरी बहुत ही अधिक है। इवन देन द
Energy sent out by the sun is so huge that it is the source of all heat and light on the earth। और ये जितनी भी ऊर्जा इसके माध्यम से हमको प्राप्त होती है, ये पृथ्वी पे लाइट और उष्मा के रूप में प्रकाशित होता है। सो द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए हम सन को प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, यानी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। दैट कॉजेज चेंजेज इन द वेदर, इसके माध्यम से वेदर में चेंज होता है। एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड एंड रिफ्लेक्ट बाय द अर्थ सरफेस, ओशियंस एंड द एटमॉस्फेयर प्ले इम्पोर्टेंट रोल्स इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट एनी प्लेस। यानी एनर्जी ऑब्जर्व होती है और रिफ्लेक्ट भी होती है, किसके माध्यम से? तो अर्थ के सरफेस के माध्यम से या महासागर के माध्यम से। और एटमॉस्फेयर भी हमारे इस काम में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके माध्यम से कहीं भी मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। इफ़ यू लाइव नियर द सी, अगर आप सी के नज़दीक रहते हैं, यू वुड हैव रियलाइज दैट द वेदर एट योर प्लेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्लेस इन ए डिजर्ट और नियर ए माउंटेन। तो आप ये महसूस कीजिएगा, ये आपको महसूस होगा कि जब आप डिजर्ट एरिया में रहते हैं या माउंटेन के एरिया में रहते हैं, तो उससे कई गुना अलग समुद्र के नज़दीक का वातावरण है, यानी हर जगह मौसम क्या रहता है? अलग अलग रहता है। वाट अबाउट द टाइम्स ऑफ सनराइज एंड सनसेट, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त का बारे में हम क्या बोल सकते हैं? यू नो दैट इन विंटर्स इट बिकम्स डार्क अर्ली एंड यू डोंट गेट मच टाइम टू प्ले। क्या आप जानते हैं कि जो सर्दी का समय होता है बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाता है और आपको खेलने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है। आर द डेज शॉर्टर इन विंटर देन इन समर, क्या ठंडी के दिनों में दिन छोटा होता है समर के तुलना में? ट्राई टू फाइंड इट आउट योरसेल्फ बाय कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट गिवन एट द एंड ऑफ द चैप्टर। आप इस चैप्टर में प्रोजेक्ट के माध्यम से इसको कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। क्लाइमेट यानी वातावरण। मेट्रोलॉजिस्ट रिकॉर्ड द वेदर एवरी डे, जो अंतरिक्ष विज्ञान के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री होते हैं, वे प्रतिदिन के वेदर को रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। द रिकॉर्ड ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर द पास्ट सेवरल डिकेड्स। दिस हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट ए प्लेस। जो रिकॉर्ड होता है, जो अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री द्वारा किया जाता है, इसको परिरक्षित किया जाता है और जो पिछले कुछ दिनों में वेदर का रिपोर्ट रहता है उससे तुलना किया जाता है, जिससे पता चलता है कि उस प्लेस पे वेदर का स्थिति क्या है। द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अगर वेदर औसत मौसम पैटर्न का बात करें, जिसको अगर बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं तो 25 ईयर्स बोल सकते हैं। हम अगर देखते हैं कि एक सामान्य वहाँ पे वातावरण रहता है तो हम उसको बोलते हैं कि क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, यानी वहाँ का वातावरण 25 वर्षों से क्या है? एक ही पैटर्न से चला आ रहा है। इफ़ वी फाइंड दैट द टेम्परेचर एट ए प्लेस इज हाई मस्ट ऑफ द टाइम, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट। अगर हम ये फाइंड करते हैं कि किसी प्लेस का तापमान बहुत ही ज़्यादा है उस समय की स्थिति में, देन वी से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट, तो उस क्षेत्र का जो क्लाइमेट है वो क्या है? बहुत ही गर्म है। इफ़ देयर इज ऑल्सो हैवी रेनफॉल ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज इन द सेम प्लेस, और उसी प्लेस पे आप देखते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में बारिश होने की स्थिति आ रही है, तो देन वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज हॉट एंड वेट। तो हम उस प्लेस की स्थिति को क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा गर्म भी है और ज़्यादा नमी भी है। इन टेबल 7.2 एंड 3 वी हैव गिवन इन द क्लाइमेट कंडीशन एट 2 प्लेसेस इन इंडिया। जैसे कि क्लाइमेट कंडीशन दिखाया गया है 2 प्लेस में भारत के, 7.2 और 7.3 में। द मीन टेम्परेचर फॉर ए गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप, और जो मध्य तापमान है इस जो महीने का दिया गया है उसको 2 स्टेप में दिखाने का प्रयास किया गया है। फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। हम क्या करते हैं कि पहले जब उस मंथ में टेम्परेचर का एवरेज तापमान क्या था उसको फाइंड करने का प्रयास करते हैं। सेकेंड वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर ओवर मैनी ईयर्स। फिर हम कुछ वर्षों का एवरेज तापमान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। दैट गिवन द मीन टेम्परेचर, ये हमको क्या देगा? मीन टेम्परेचर देगा, यानी
मध्य तापमान देगा। द टू प्लेसेज आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। दो प्लेस कौन कौन से हैं? तो एक प्लेस है कश्मीर और एक है तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे आप ये 7.2 और 7.3 देख सकते हैं। जनवरी फरवरी सारा पूरा साल का दिया हुआ है, फिर यहाँ पे भी तिरुवनंतपुरम का दिया हुआ है। By looking at table 7.2 and 3, we can easily see the difference in the climate of Jammu and Kashmir and Kerala. हम इस टेबल को देख के जम्मू कश्मीर और केरला के क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है इसको देख सकते हैं। वी कैन सी दैट केरला इज़ वेरी हॉट एंड वेट इन कंपेरिजन टू जम्मू एंड कश्मीर। यानी अगर हम केरला की बात करें तो ये बहुत ही हॉट प्लेस है और वेट भी है जम्मू और कश्मीर की तुलना में, विच हैज़ ए मॉडरेटली हॉट एंड वेट क्लाइमेट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। कुछ वर्षों के लिए यहाँ का क्लाइमेट हॉट और वेट होता है क्योंकि जम्मू कश्मीर साइड तो उधर बर्फ़ का क्षेत्र रहेगा। केरला ये समुद्री तट से घिरा हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा वेट भी रहेगा और हॉट भी रहेगा। सिमिलर डाटा अब फॉर द वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जैसे कि इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र का बात किया जाए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं राजस्थान का। टेम्परेचर इज़ हाई ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर, यानी साल के बहुत ही ज़्यादा वर्षों में देखें तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। बट ड्यूरिंग विंटर, लेकिन अगर विंटर का बात करें, लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मंथ द टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो। तो लास्ट के कुछ महीनों में हम देखते हैं कि तापमान में थोड़ा सा गिरावट आता है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, और यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होता है। दिस इज द टाइपिकल डिजर्ट क्लाइमेट, इट इज़ हॉट एंड ड्राई। ये क्या है? तो मरुस्थलीय क्षेत्र है जो कि हॉट और ड्राई होता है, यानी ठेठ रेगिस्तान बोल सकते हैं। द नॉर्थ ईस्टर्न रिसीव्स रेन फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, और वहीं अगर उत्तर पूर्वी क्षेत्र का बात करें तो कुछ वर्षों में यहाँ पे बारिश देखी जाती है। देयरफॉर वी कैन से दैट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज वेट। इस प्रकार हम नॉर्थ ईस्ट के क्लाइमेट को देखें तो बोल सकते हैं कि इसका जो क्लाइमेट है क्या है? तो वेट है। क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन, कहने का मतलब हुआ कि वातावरण और अनुकूलन की स्थिति। क्लाइमेट हैज़ ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी वातावरण का बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे सजीव जीवों पे पड़ता है। एनिमल्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन द कंडीशन इन विच दे लाइव, यानी जो जीव जंतु हैं उनको रहने का आदत होता है जहाँ पे वो आवास करते हैं, यानी जहाँ पे उनका घर रहता है। एनिमल्स लिविंग इन वेरी cold and hot climate must possesses special features to protect themselves against the extreme cold or heat। जीव जंतु उसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा न ठंडी लगे और जहाँ ना ज़्यादा गर्मी लगे, यानी उनका जो बॉडी है स्पेशल फीचर से बना रहता है जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और वे ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी को भी और हॉट क्लाइमेट को भी बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ योर क्लास 6 बुक ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन, जैसे कि अनुकूलन का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि जैसे कि एक मैंने वहाँ पे एग्जांपल दिया था कि जैसे कि हम समतल से माउंटेन एरिया में चले जाते हैं तो कुछ समय के लिए हम अपने बॉडी को पहाड़ी इलाका में रहने वाले लोगों के जैसा ढालना प्रारंभ करने लगते हैं, यानी उसके अनुकूल होना प्रारंभ करने लगते हैं। फीचर्स द एंड हैबिटेट्स एंड हेल्प एनिमल्स टू एडप्ट देयर सराउंडिंग्स आर अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये जो फीचर्स हैं और हैबिट्स हैं जो एनिमल्स को उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडॉप्ट करने के लिए तत्पर करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोल्यूशन, यानी उद्विकास। इन चैप्टर 9 यू विल लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑन सोइल। हमने चैप्टर 9 में हमको पढ़ना है कि जो वेदर का जो इफ़ेक्ट है और जो सोयल का क्लाइमेट है वो क्या है। हेयर वी विल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन एनिमल्स ओनली। यहाँ पे हम केवल क्लाइमेट का इफेक्ट
जानवरों पे क्या पड़ता है इसके बारे में पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू हैव रीड अबाउट एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन, यानी क्लास 6 में हमने एडेप्टेशन ऑफ एनिमल के बारे में पढ़ा था। As example of adaptation of animals to climatic condition, we discuss only animals living in polar regions and tropical rainforest। यानी उदाहरण के तौर पे अगर अनुकूलन देखा जाए जानवरों का तो हमने उसके क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग कुछ जंतुओं जैसे कि पोलर रीजन में जो रहने वाले जंतु थे और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने वाले जो जंतु हैं उसकी चर्चा करेंगे, यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो रहने वाले जीव जंतु हैं और जो ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जीव हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। एज द नेम सजेस्ट द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, जैसे कि नेम दिया गया है पोलर रीजन तो ये सिचुएटेड कहाँ होगा यानी अवस्थित कहाँ होगा, तो पोल्स के पास, जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल। Some well-known countries that belong to the polar regions are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska and USA and Siberian region of Russia। कुछ अगर पोलर रीजन का बात किया जाए तो उसमें कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और यूएसए का अलास्का और साइबेरियन क्षेत्र जो रसिया का है वो सब आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कंट्रीज वेयर द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केन्या, युगांडा एंड नाइजीरिया। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अगर बात किया जाए तो इंडिया आता है, मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है, ब्राज़ील आता है, रिपब्लिक ऑफ कांगो आता है, केन्या आता है, युगांडा आता है और नाइजीरिया आता है। एक्टिविटी 7.1 में दिया गया टेक एन आउटलाइन ऑफ द वर्ल्ड, मार्क द पोलर रीजन्स इन ब्लू, सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड। जैसे कि हमने पढ़ा यहाँ पे पोलर रीजन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उसको ब्लू से मार्क करना है। वर्ल्ड मैप लीजिए, आउटलाइन बनाइए, उसके थ्रू आपको करना है। और ट्रॉपिकल रीजन्स जितने हैं उसको रेड से डिनोट करना है। द पोलर रीजन्स यानी जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं। द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, यानी जो पोलर रीजन्स है वहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेट पाया जाता है, यानी अत्यधिक जलवायु वाला हम बोल सकते हैं इसको। दिस रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो एंड इट इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ये पूरा स्नो से ढका रहता है यानी बर्फ़ से ढका रहता है और बहुत ही ठंडा रहता है और बहुत सालों तक इसका बहुत सारा पार्ट ढका रहता है। फॉर 6 months द सन डजंट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डजंट राइज। यहाँ पे 6 मंथ तक सूर्य दिखाई नहीं देता है और 6 मंथ तक यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम कि 6 महीना सूर्य दिखा, 6 महीना सूर्य नहीं दिखा। In winters the temperature can be as low as 37 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ का अगर टेम्परेचर का बात किया जाए विंटर का तो -37 डिग्री सेल्सियस होता है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू द सेवरे कंडीशन, यहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं इन्होंने अपने बॉडी को इसी के कंडीशन के अकॉर्डिंग ढालना, यानी उसी एडेप्टेशन को एक्सेप्ट कर लेना। लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय कंसीडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। जैसे कि हम 2 एग्जाम्पल लेके समझते हैं पोलर बियर का यानी ध्रुवीय भालू और पेंगुइन का। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट इजली विजिबल इन द स्नोवी वाइट बैकग्राउंड, यानी पोलर बियर के शरीर पे उजले उजले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बाल पाए जाते हैं जिसके कारण वे बर्फ़ के उजले सतहों में वो दिखाई नहीं देते हैं। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम देयर प्रेडिटेटर्स, यानी स्नो वाइट रहने के कारण और उनका फर वाइट रहने के कारण ये अपने जो प्रेडिटेटर्स होते हैं उनसे बच जाते हैं, यानी खुद को बचा लेते हैं। प्रेडिटेटर्स कहने का मतलब कि जो इनके भक्षक होते हैं, यानी जो इनको हानि पहुंचा सकते हैं, जो इनका शिकार कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, और अधिकतम ठंडी से बचने के लिए दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, इनके बॉडी पे 2 सतह होता है फर का जो उनका बॉडी रहता है। दे आल्सो हैव ए लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, इनके स्किन के नीचे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैट भी होता है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफ्टन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, और ये बहुत ही अच्छे से अपने बॉडी को रखते हैं जो खुद को बहुत ही स्लोली तरीके से मूव कराते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा
अगर उनको ऊष्मा की ज़रूरत होती है तो ये आराम करके ये अपना पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग। जो इनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है यानी भौतिक क्रियाकलाप होता है जो वार्म दिन यानी गर्म दिनों में, तो इनको कूलिंग का ज़रूरत पड़ता है। जो ये स्नो क्षेत्र में रहते हैं तो वो वहाँ से ले लेते हैं। सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। तो इस प्रकार जो पोलर बियर है वो कहाँ जाता है, तो तैरने के लिए जाता है। इट इज़ ए गुड स्विमर। ये बहुत ही अच्छे तैराक होते हैं। इट्स पाव्स आर वाइड एंड लार्ज। इनका जो पाव होता है वो बहुत ही चौड़ा और बड़ा होता है, जो केवल स्विम के लिए ही नहीं बल्कि चलने के लिए भी बहुत ही सहायक होता है बर्फ़ पे। वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब ये पानी के नीचे तैरने का काम करते हैं, इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये अपने नोस्ट्रिल्स को क्लोज कर लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा समय अवधि तक पानी के नीचे रह सकते हैं। इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट प्रेड्स फॉर फूड। इनके पास स्मेल करने की बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है जिसके थ्रू ये अपने शिकार को यानी भोजन के लिए उसका शिकार कर सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट शोन इन फिगर 7.3। 7.3 में फिगर दिया गया है। आप इसके माध्यम से इस फ्लो चार्ट को समझ सकते हैं कि जैसे कि पोलर बियर है, यहाँ पे बताया गया द वाइट फर इज़ नॉट इजली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जैसे कि यहाँ पे वाइट फर है इनका, मैं इसको डिनोट कर देती हूँ। वाइट फर है इनका जो स्नो क्षेत्र में इसको दिखाई नहीं देता है। जो प्रेडिटेटर्स होते हैं इसके माध्यम से ये बच जाते हैं। इट हैज़ ए लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन। इनके स्किन के नीचे फैट का लेयर होता है। द फैट इंसुलेट्स इस बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म। और ये फैट इनको ठंडी से बचाता है और इनको गर्म रखने में मदद करता है। दिस कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर। ठंडे के मौसम में ये उष्मा प्रदान करता है। इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर। इनके पास 2 लेयर होता है फर का। इट प्रेडिटेट्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी। जैसे कि बोले कि वाइट फर होता है, वाइट स्नो होता है, जिसके कारण जो इनके प्रेडिटेटर होते हैं यानी जो भक्षक होते हैं इनको देखने में असक्षम होते हैं। इट हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इनके पास सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है यानी हाईली पावर्ड। इट हेल्प्स द बियर टू लोकेट एंड कैच इट प्रे। इसके माध्यम से ये जहाँ पे अवस्थित कोई भी शिकार रहता है उसको शिकार कर लेते हैं। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। इनके पास लंबे और नुकीले पंजे होते हैं। दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस, जिसके माध्यम से ये आइस पे चल सकते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन्स इज द पेंगुइन। 7.4 में यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं पेंगुइन का चित्र है जो पोलर रीजन में रहती है यानी ध्रुवीय क्षेत्र में रहती है। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्जेज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। इसका भी कलर वाइट होता है और ये भी वाइट बैकग्राउंड में ठीक पोलर बियर के समान दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे इसके बॉडी पे ब्लैक स्पॉट भी होते हैं। इट ऑल्सो हैज़ ए थिक स्किन एंड लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। इसको कोल्ड से बचने के लिए यानी ठंडी से बचने के लिए इसके पास भी मोटी स्किन होती है यानी चमड़ी होती है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फैट होता है, जिसके माध्यम से ये बच जाते हैं कोल्ड से। यू मे हैव सीन पिक्चर्स ऑफ पेंगुइन हडल टुगेदर। यहाँ पे आप इसका समूह देख सकते हैं। दिस दे डू टू कीप वार्म। रिकॉल हाउ वार्म यू फील व्हेन यू आर इन ए हॉल फुल ऑफ पीपल। आप यहाँ पे इसको कैसे, जैसे कि जब एक हॉल में बहुत सारे लोगों का समूह होता है तो वहाँ पे हमको ऊष्मा की प्राप्ति होती है, तो कैसे हम वो महसूस करते हैं आप इनके स्थिति को समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रुप में ही पाई जाती हैं। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन आर ऑल्सो गुड स्विमर्स। पोलर बियर समान ही जो पेंगुइन है वो भी बहुत ही अच्छी तैराक मानी जाती है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइंड एंड देयर फीट हैव वेव्स मेकिंग देम गुड स्विमर। इनका बॉडी स्ट्रीमलाइंड होता है, यहाँ पे आप पैर देख सकते हैं, और इनका जो पैर होता है वेब्स लाइक संरचना वाला होता है। इस प्रकार ये बहुत ही अच्छी तैराक मानी जाती है। अदर एनिमल्स लिविंग द पोलर रीजन्स
आर मेनी टाइप्स ऑफ फिश, मक्स, ऑस्कन, रेंडियर्स, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा पोलर रीजन में रहने वाले अदर जीव का बात करें तो मछली है, मक्स, ऑक्सन यानी कस्तूरी बैल है, रेंडियर्स यानी बारहसिंगा, फॉक्सेज यानी लोमड़ी, सेल्स, वेल्स और बहुत ही प्रकार की पक्षियाँ। इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। यानी आपको ये नोट करने का ज़रूरत है कि फिश जो है वो पानी के नीचे, जैसे कि पानी ठंडा होता है उसके नीचे बहुत ही कैसे पाई जाती है ज़्यादा समय तक, लेकिन जो पक्षी है वो केवल सर्वाइव करने के लिए वार्म एरिया ही ढूंढती है। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट इन। जैसे ही सर्दी का मौसम होता है वे प्रवास कर जाती हैं। दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। और जैसे ही ठंडी ख़त्म होती है वे फिर अपने क्षेत्र में वापस चली जाती हैं। यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ द वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दिस बर्ड। शायद आप जानते होंगे कि भारत उनमें से एक ऐसा देश है जहाँ पे जो पक्षी माइग्रेट करके बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आती हैं। यू मस्ट हैव सीन और heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like Bharatpur in Rajasthan and Sultanpur in Haryana and some। यानी आपने बहुत ही ज़्यादा नाम सुना होगा, जैसे कि हम सुनते हैं साइबेरियन क्रेन जो साइबेरिया से आती हैं, और भरतपुर जो राजस्थान में स्थित है, और हरियाणा का सुल्तानपुर, और भी कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वो आके आवास करती हैं। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज 50,000 किलोमीटर टू एस्केप द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। यानी बहुत ऐसी पक्षियाँ होती हैं जिनको हम प्रवासी पक्षी के माध्यम से डिनोट करते हैं। वे लगभग 15,000 किलोमीटर की यात्रा करके वे अपने क्षेत्र में जो एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है उससे बचने के लिए वो दूसरे क्षेत्र में प्रवास करती हैं। जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द वाइंड फ्लोज इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स। सामान्यतः अगर बात करें तो वे उड़ती हैं, लेकिन वाइंड में जो फ्लो होता है यानी वायु में जो बहाव की क्रिया होती है वो बहुत ही मदद करता है, और उस कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए जो उड़ने वाला जो उनका पंख होता है उसके माध्यम से जो हीट जनरेट होता है उसके माध्यम से वो अलाउ करती हैं और वो उड़ के दूसरे जगह चली जाती हैं। बट हाउ दिस बर्ड ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज ए स्टिल मिस्ट्री। लेकिन ये बहुत ही अद्भुत घटना है, यानी रहस्यमयी घटना हम बोल सकते हैं कि बर्ड्स फिर उसी प्लेस पे बहुत सालों बाद कैसे ट्रेवल करके वहाँ पे पहुँच जाती है। इट सीम्स दैट दिस बर्ड हैव ए बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रेवल। इससे हमको पता चलता है कि जो पक्षी हैं उनके पास दिशा का ज्ञान है और इनको डायरेक्शन का थोड़ा सा नॉलेज है कि हाँ हमको उसी क्षेत्र में जाना है। सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम। कुछ ऐसी पक्षियाँ होती है जो शायद सीमा चिन्ह का यूज करती हैं। मेनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट। बहुत सी ऐसी पक्षी होती है जो सन के द्वारा गाइड की जाती हैं दिन के समय में, और रात के समय में स्टार्स के माध्यम से। देयर इज़ सम एविडेंस दैट बर्ड्स में यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द अर्थ टू फाइंड डायरेक्शन। इसके अलावा कुछ मैग्नेटिक क्षेत्र का भी इस्तेमाल करती हैं अपने डायरेक्शन को ढूंढने के लिए। एंड इट इज़ नॉट ओनली बर्ड्स दैट माइग्रेट, मैमल्स, मैनी टाइप ऑफ फिश एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो नॉन टू माइग्रेट सीजनली इन सर्च ऑफ मोर हॉस्पिटेबल क्लाइमेट। यानी एक बर्ड सी माइग्रेट नहीं करती, इसके अलावा मैमल्स भी करते हैं, बहुत प्रकार की मछलियाँ भी, बहुत प्रकार के कीड़े मकोड़े भी मौसम के अकॉर्डिंग ये प्रवास करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं एक अपने सूटेबल क्लाइमेट के लिए, यानी अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे पहली पूछती है, डू फिशेज एंड बटरफ्लाई आल्सो माइग्रेट लाइक बर्ड्स। क्या फिश और माइग्रेट भी बर्ड के अकॉर्डिंग माइग्रेट करती हैं? तो आप यहाँ पे जवाब मिल गया कि हाँ बटरफ्लाइज और फिश भी माइग्रेट करती हैं। वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे कुछ वेटलैंड्स दिया गया है जो नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है और कुछ पार्ट्स जो इंडिया से रिलेटेड है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर।
यानी जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो सामान्यतः हॉट क्लाइमेट है, क्योंकि ये इक्वेटर के पास में ही इसकी स्थिति है। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा जो सबसे ठंडा महीना का बात करें जहाँ पे तापमान सबसे ज़्यादा होता है तो उसको हम बोल सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, यानी 15 डिग्री सेल्सियस बहुत ही, जैसे कि ठंडी का तो मौसम ही होता है, लेकिन अगर विंटर के अकॉर्डिंग अगर तापमान का बात करें तो यहाँ पे 15 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग हॉट समर्स। लेकिन अगर हम गर्मी का दिन बात करें द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस। तो गर्मी के दिनों में यहाँ का वातावरण कितना टेम्परेचर होता है 40 डिग्री सेल्सियस। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर। डे और नाइट प्रायः इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। और एक इम्पोर्टेंट फीचर का बात करें इस क्षेत्र का तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, भारत के असम में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड एयर, यानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर गर्मी और वर्षा होती है। दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह क्षेत्र बहुत ही अलग अलग प्रकार के जीव जंतुओं का आवास गृह बन जाता है। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट और मंकीज, एप्स। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं जिनमें बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, टाइगर, एलिफेंट, लियोपार्ड्स, तेंदुआ, लिजार्ड यानी छिपकली, स्नेक्स यानी सांप, बर्ड्स पक्षियाँ और कीड़े मकोड़े। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दिस एनिमल्स टू ए हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। चलिए हम इसके एडेप्टेशन के बारे में पढ़ते हैं कि इन जानवरों का गर्मी में या आर्द्र वातावरण में अनुकूलन की स्थिति क्या है या कैसा वातावरण ये चाहते हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स। इस प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन जो वर्षा वन में पाए वाले जो जीव होते हैं वो बहुत ही बहुतायत मात्रा में और बहुत ही अलग अलग प्रकार के जीवों का आवास स्थान माने जाते हैं। सिंस द नंबर आर लार्ज, चलिए इसका संख्या बहुत ज़्यादा है। देयर इन इंस्टेंस कंपटीशन ऑफ फॉर फूड एंड शेल्टर, यहाँ पे भोजन और शेल्टर के लिए बहुत ही कंपटीशन भी देखा जा सकता है। मेनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज। रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट climb trees on which it lives. To help them live on the trees, monkeys have long tails for grasping branches. Their hands and feet are such that they can easily hold onto the branches. अगर हम बात करें कि बहुत सारे जीव, जैसे कि हमने पढ़ा कि इस क्लाइमेटिक कंडीशन में बहुत प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। अगर यहाँ पे एक देखें जीव का हम बात की, बहुत सारे जीव कहाँ पे रहते हैं तो पेड़ों पे निवास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लाल आँख वाला मेढक का बात किया गया है कि जो क्या करता है, स्टिकी पैड्स का निर्माण करता है। इसके अलावा अगर दूसरा जीव अगर हम बात करें कि जैसे कि मंकी यहाँ पे दिया गया कि इसके पास लंबा पूँछ होता है जिसके माध्यम से ये पैर पे आसानी से जैसे रहता है, कभी कभी इसको उल्टा लटकना भी हो तो अपना पूँछ के इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा ये आसानी से ब्रांच को पकड़ सकते हैं, इनके पास हाथ भी होता है। एज देयर इज कंपटीशन फॉर फूड, सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजिली रीचेबल। कंपटीशन भोजन में इतना होता है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे जीव को भोजन आसानी से नहीं मिल पाता है। ये स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ए बर्ड्स टुकन विच पोसेसेस ए लॉन्ग लार्ज बीक। एक बहुत ही हमला करने वाला एग्जाम्पल है, बर्ड है जिसका नाम टुकन है, जिसका चोंच बहुत ही लंबा होता है। This helps a toucan to reach the fruits on branches which are otherwise too weak to support its height. ये टूकन को क्या करता है, यानी टूकन एक पक्षी है, फ्रूट के पास
जाने में मदद करता है और ये क्या करती है, ब्रांच सहित उसको कट कर सकती हैं और खा भी सकती हैं। मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आईसाइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प्स देम टू कैमोफ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। कहने का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे जीव भी पाए जाते हैं जिनके पास देखने का और जैसे कि होता है ना कि शार्प आईसाइट, कहने का मतलब हुआ कि उनकी दृष्टि बहुत ही तीक्ष्ण होती है और वो जो आवाज़ हम नहीं सुन सकते हैं वो सुन सकते हैं। जैसे कि सांप है, थिक स्किन भी होता है और उनका जो स्किन कलर है वो चेंज भी होते रहता है। जैसे कि हम एक चैमिलोन का बात करें जिसका नाम है गिरगिट, वो जो चेंज करते रहता है अपना कलर, तो उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिग कैट्स, नहीं यहाँ पे एक लाइन छूट गया, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम प्रेडिटेटर्स। इनका ये जितने भी बर्ड्स के जो पार्ट होते हैं ये प्रेडिटेटर से रक्षा करते हैं। इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं हम बिग कैट्स का। लायंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग, यानी लायन और टाइगर का बात करें तो उनके पास थिक स्किन होता है यानी मोटा चमड़ा होता है और ये बहुत ही तीक्ष्ण सुनने का क्षमता रखते हैं। द लायन टेल्ड मकाऊ ऑल्सो कॉल्ड बियर्ड एप, एक लंबे जैसे कि लायन का जैसे पूंछ होता है ठीक उसी प्रकार का एक मकाऊ जो बियर्ड एप है, दाढ़ी वाला बंदर जिसको हम बोलते हैं। लाइव्स इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट के ये रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर वाइट मेन विच सराउंड द हेड फ्रॉम द चिक्स डाउन टू इट्स सीन, जैसे कि उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जो उसका बनावट होता है चेहरे का, वो सिल्वर वाइट मेन होता है और वो चिक से लेके ठोड़ी तक ढका रहता है। इट इज़ ए गुड क्लिम्बर एंड स्पेंड्स ए मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री। ये अच्छे क्लिम्बर होते हैं यानी पकड़ सकते हैं वृक्ष को और ये अपना ज़्यादातर समय यानी ज़्यादातर जीवन का समय पौधों पे ही बिताने का काम करते हैं यानी वृक्ष पे ही रहते हैं। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट्स, ये मुख्यतः फल खाते हैं। इट ऑल्सो ईट सीड, इसके अलावा बीज भी, यंग लीव्स यानी जो युवा पत्ते हैं, तने, फ्लावर्स, बर्ड्स जो कलियाँ का बोल सकते हैं हम इसको दीज। बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज, इसके अलावा पेड़ के शाखा में ये देखते हैं कि कीड़े मकोड़े तो हैं, इसको भी ये ढूंढते हैं और खाते हैं। सिंस इट इज़ एबल टू गेट सफिशिएंट फूड ऑन द ट्रीज, ये अपने जीविका को चलाने के लिए बहुत ही पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त कर लेते हैं। इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड, ये बहुत ही कम सतह पे आते हैं। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज़ द एलिफेंट, दूसरा अगर वर्षा वन क्षेत्र में रहने वाले जीव का बात करें तो एक एलिफेंट है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं एलिफेंट का। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रैन फॉरेस्ट इन मेरी रिमार्कल वेज, ये रैन फॉरेस्ट का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये अपने बॉडी को ढाल देता है। लुक एट स्ट्रॉन्ग, इसके हम सूर को देख सकते हैं। इट यूजेज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ इट हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, ये सूर का इस्तेमाल नाक के लिए करते हैं जिसके पास सूंघने की जो शक्ति होती है बहुत ही हाईली सेंसिबल होती है। द ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज्ड बाई इट फॉर पिकिंग अप फूड, या इसके अलावा जैसे भोजन को पकड़ना रहता है तो उसका भी इस्तेमाल ये करते हैं। मोर एवर इट टक्स आर मोडिफाइड थी, जो इनका दांत होता है जो टस्क हम बोलते हैं उसको, वो दांत में मॉडिफाइड होता है। दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, ये पेड़ की शाखाओं को फाड़ सकते हैं जो हाथी द्वारा बहुत ही ये पसंद किया जाता है खाने में। सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कंपटीशन ऑफ फूड रेदर वेल, इसीलिए जो एलिफेंट है ये जो फूड का कंपटीशन है ये बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, इसके अलावा जो इनके पास जो कान होता है बहुत बड़ा,
वो बहुत ही तीक्ष्ण साउंड को भी सुन सकता है। दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। इसके अलावा ये हाथी को हॉट वातावरण में ठंडा रखने का काम करता है और रेन फॉरेस्ट के ह्यूमिड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग रहने का ये काम करता है। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं: एडेप्टेशन, क्लाइमेट्स, एलिमेंट ऑफ वेदर, ह्यूमिडिटी, मैक्सिमम टेम्परेचर, माइग्रेशन, मिनिमम टेम्परेचर, पोलर रीजन्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रीजन, वेदर, जिसका चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। और यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है जो ऊपर के ही लेसन से पॉइंट दिया गया, आप इसको नोट कर सकते हैं और आप फिर इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कोई भी त्रुटि आए, अगर आपको लगता है कि हाँ गलत है, आप इसको भी कमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं इसको सुधारने का प्रयास करूँगी जितना संभव हो सकेगा। और अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए या नोट्स से रिलेटेड या कोई भी डिस्कशन हो, जैसे कि कमेंट में अगर कोई भी फीडबैक आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।